हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो हम लोग क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो कि है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पूरा डिटेल जो है वे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी होते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, ठीक है। तो क्या समझेंगे, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक ठीक है, एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, वही कहलाते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया। यानी रासायनिक अभिक्रिया आप समझ गए किसे बोलते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उन्हें ही बोलते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल में समझिएगा, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसी तरीके जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस है, और यहाँ पर है O2 यानी ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के योग से यानी मिलने से क्या बन गया है, यहाँ पर पानी बन गया है। क्या बना है, पानी। तो अब अभी आप देखिए यहाँ पर कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हैं, तो दो पदार्थ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक हो गया हाइड्रोजन, एक हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब मिलन हुआ तो एक नया गुणधर्म वाला पदार्थ का निर्माण हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं H2 यानी वाटर, ठीक है। H2O ये पानी का फार्मूला है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। पानी का कोई फार्मूला आपसे पूछता है तो आप बताएंगे H2O बताएंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे बोलते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे बोलते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे ही बोलते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण से मैंने भी समझा दिया यहाँ पर, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी का निर्माण करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल में यहाँ पर समझ सकते हैं H2 और प्लस O2, जब इन दोनों का रिएक्शन कराया गया तो बन गया H2O यानी वाटर। तो दो पदार्थों से मिलकर एक नया पदार्थ मिल गया जिसका गुणधर्म कुछ अलग है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं अब आगे क्या समझना है भाई। तो आगे समझना है रासायनिक अभिक्रिया में शामिल, यानी रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या शामिल होते हैं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो H2 है ये एक गैस के फॉर्म में है यहाँ पर, ठीक, किस में है, तो गैस के फॉर्म में है। O2 भी एक गैस ही है, O2 भी क्या है, एक गैस है। तो यहाँ पर दो गैस का जब मिलन हुआ तो एक लिक्विड यानी पानी जो है क्या है, एक द्रव है यानी लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड यानी कि द्रव बोल सकते हैं इसे। तो ये क्या है, द्रव है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं इनकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। अगला क्या है, रंग में परिवर्तन होता है। देखिए, इसमें रंग में भी परिवर्तन होता है, ठीक है, इनके जो है कलर में भी परिवर्तन होता है। उसके बाद क्या है, तापमान में परिवर्तन होता है, ठीक है। पहले तापमान कुछ और था और बाद में क्या हो गया, तापमान कुछ दूसरा बदल गया यानी चेंज हो गया। इनके गैसेस में भी चेंजेस होते हैं, जैसे आपने यहाँ पर देखा है कैसे चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये रहे उनके कुछ रासायनिक अभिक्रिया में शामिल, यानी रासायनिक अभिक्रिया में ये सब होते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे क्या, अब हम लोग क्या समझेंगे कि दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग समझते हैं, जैसे आप लोग अब देखिए, यदि आपको ये नहीं समझ में आया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है तो यहाँ से आप लोग बिल्कुल एकदम आसान वे में समझ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि दैनिक जीवन में दैनिक मतलब जो जीवन जो है व्यतीत करते हैं, डेली के रूटीन, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए हम जब भी भोजन करते हैं तो वो क्या होता है, पच जाता है। क्या होता है, पच जाता है। तो यानी कहने का मतलब साफ शब्दों में यदि मैं बोलूँ तो कोई एक अवस्था मान लीजिए कोई वस्तु है और ये चेंज होकर मान लीजिए ये शेप मैंने इस तरीके से बना दिया, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है भाई। तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल सर, यहाँ पर शेप देखें कुछ दूसरा है और यहाँ पर चेंज होकर दूसरा में मतलब दूसरे शेप में हो गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, उसके बाद वो क्या करता है, पचने लगता है, ठीक है।
तो भोजन मैंने दूसरे रूप में किया और पच कर वो दूसरा मतलब दूसरे फॉर्म में हो गया। तो क्या आप लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, दूसरा समझते हैं कि श्वासन। श्वासन, ठीक है, श्वासन तो आप लोग समझते हैं, सांस लेना। जैसे कि मान लीजिए हम सांस लेते हैं हम लोग, आप सभी लोग को पता होगा कि हम जो है ऑक्सीजन यानी कि O2 लेते हैं अंदर, और अंदर से हम निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से आप लोग समझिए, हमने जब अंदर लिया तो क्या लिया, ऑक्सीजन लिया। क्या लिया, ऑक्सीजन। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक अवस्था है, और जब हम बाहर निकालते हैं अपने मुंह से तो हम निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं भाई। क्या निकालते हैं, कार्बन डाई, ठीक है, ऑक्साइड। क्या निकालते हैं भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो क्या आप बोल सकते हैं कि हम लोगों ने ऑक्सीजन ग्रहण किया और निकाला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक अवस्था से यहाँ पर दूसरी अवस्था में चेंज हुआ है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं भाई कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, हुआ है। ठीक है, समझ गए। तो चलिए समझते हैं आगे। आगे क्या दिया गया है, लोहे पर जो है जंग लगना। आप कभी भी देखे होंगे कि लोहे पर क्या होता है, कभी कभी जंग लगने लगता है। ठीक है, तो उस मान लीजिए लोहा भी, मान लीजिए कि आप मार्केट से एक लोहा लाइए साफ एकदम शुद्ध, और उसे ऐसे स्थान पे रखिए जहाँ पर कचरा धूल डस्ट वहाँ पे जमता रहे। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसमें जंग लगना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या लगना शुरू हो जाता है, तो जंग लगना शुरू हो जाता है। तो वो क्या होता है, एक अवस्था जो चेंज होगा दूसरी अवस्था में चेंज हो जाता है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। एक अच्छा सा एग्जाम्पल समझिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, दही का बनना। जैसे कि आप सभी लोग को पता होगा दही कैसे बनाया जाता है, तो दूध से जो है दही बनता है। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, पहले ये था मिल्क और ये बन गया अब क्या, दही। ठीक है, क्या बन गया, मिल्क से यानी दही हो गया। तो आप क्या बोल सकते हैं, ये दूध से दही हो गया, तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, यहाँ पर रासायनिक जो है अभिक्रिया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर छोटा छोटा एग्जाम्पल से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके और भी टॉपिक्स हैं, उसको हम लोग समझते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो अभिकारक के बारे में। ठीक है, अभिकारक किसे बोलते हैं, तो देखिए, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग या फिर हिस्सा लेते हैं उसे बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, समझ गए। ऐसे पदार्थ जो, मतलब ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें वो लोग क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो उससे बोलते हैं अभिकारक। फॉर एग्जाम्पल पे आप यहाँ पर उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं। ठीक है, ये उदाहरण नहीं है, ये है उत्पाद। ठीक है, अब ये अभिकारक रहा, ये उत्पाद रहा। उसके बाद मैं इन दोनों का जो है एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। तो उत्पाद किसे बोलते हैं भाई, तो उत्पाद उसे बोलते हैं ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, इन दोनों का एग्जाम्पल यहाँ पर है। सबसे पहले हमने बताया कि ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या फिर हिस्सा लेते हैं उसे हम लोग बोलते हैं अभिकारक। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं, दो पदार्थ हैं। तो इन्हीं, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, और ये रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पर हमें दो तत्व दिखाई दे रहे होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपके हैं अभिकारक। ठीक है, ये क्या है, आपके अभिकारक। इन्हीं को बोलते हैं क्या, अभिकारक बोलते हैं भाई। तो इसको ध्यान समझिएगा, अभिकारक, ये है अभिकारक। और इन दोनों के जब रिएक्शन कराया जाएगा तो ये देखिए एक नया चीज़ निर्माण हो गया, पानी का, H2O। और इसे हम लोग बोलते हैं क्या, उत्पाद बोलते हैं भाई, यानी प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, उत्पाद। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, तो प्रोडक्ट बोल सकते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग इतना तो समझ गए होंगे। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक क्या होता है, उत्पाद, ये जो मान होते हैं हमारे, तो जैसे दो तत्व यहाँ पर मिला है, रिएक्शन किया, फिर एक नए चीज़ का निर्माण हुआ, यानी नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण हुआ, तो उससे हम लोग बोलते हैं क्या, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी लोग इतना तो समझ गए होंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, रासायनिक समीकरण के बारे में। तो चलिए उसको भी समझते हैं अच्छे से। ठीक है, तो देखिए,
रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक जो है समीकरण द्वारा निरूपित किया जा सकता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों मतलब ये वाला, अभिकारक मतलब ये वाला, ठीक है, उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए भाई यहाँ पर मैंने किसका यूज़ किया है, तो प्रतीकों का इस्तेमाल किया है। ये H होता है हाइड्रोजन, O मतलब होता है ऑक्सीजन, यहाँ पे H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि जब मतलब कि रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उनके प्रतीकों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी लिखा जाता है, ठीक है। अब भौतिक अवस्थाओं को समझते हैं। मैंने अभी आपको भौतिक अवस्था शायद नहीं बताया था मैंने, चलिए यहाँ पर भौतिक अवस्थाओं को बता देते हैं। फॉर एग्जांपल में समझते हैं हम लोग, यहाँ पर एग्जांपल काफ़ी अच्छे से लिए हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला गया, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है Mg+O2 यानी मैग्नीशियम का रिएक्शन कराया गया ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर लास्ट स्टेप क्या बोला था, प्रतीकों के साथ, यानी जो प्रतीक हैं, ये प्रतीक आप लोग देख सकते हैं, ये सिंबल्स हैं, ठीक है, तत्वों के, एलिमेंट के प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये मैग्नीशियम की बात करें, ठीक है, तो क्या ये लिक्विड है, क्या ये ठोस है, ठीक है, ठीक है, तो क्या ये गैस है, तो नहीं। तो ये देखिए, इसको जब भी आप मतलब रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो इसका अवस्था भी लिखेंगे। मैग्नीशियम क्या है, तो ये ठोस है, एक ठोस टाइप का जो है एलिमेंट है, यानी हम दिखा सकते हैं Mg ब्रैकेट में यहाँ पर S का मतलब होता है सॉलिड, मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है, S का मतलब होता है सॉलिड यानी कि ठोस। ये है L का मतलब होता है लिक्विड यानी कि द्रव, जैसे कि पानी ले लीजिए, ये लिक्विड की जो है अंतर्गत आता है, L भी आता है। उसके बाद क्या है, G का मतलब होता है गैस, ठीक है। और AQ यहाँ पे लिखा है, AQ का मतलब एक्वियस यानी जलीय विलयन होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने बताया भाई कि जो तत्व हैं उनकी अवस्था के साथ भी लिखा जाएगा तो वही कहलाता है रासायनिक समीकरण। फॉर एग्जांपल में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैग्नीशियम एक का जो है ठोस जो है, यानी कि ठोस यानी सॉलिड बोल सकते हैं, एलिमेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर दिखाया है S। उसके बाद प्लस O2 को आप जानते ही हैं, पूरी दुनिया जानती है भाई कि ये ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन यानी कि गैस है भाई। ऑक्सीजन क्या है, गैस ही के फॉर्म में होता है ना, तो यहाँ पर हमने G से यहाँ पर डिनोट किया है। तो इन दोनों का जब रिएक्शन कराया गया तो बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो ये किस फॉर्म में आ गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया, इसलिए हमने यहाँ पर S लिखा है, ठीक है। S का मतलब ही होता है सॉलिड, ठोस, ठीक है। तो ये तो रहे कुछ मैंने रासायनिक समीकरण के बारे में थोड़ा सा बता दिया। अब एक टॉपिक होता है संतुलित करने का, जो कि हम अगले वाले मतलब कि टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो चलिए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि रासायनिक जो है संतुलन कैसे किया जाए। जैसे यहाँ पर बात करें तो ये भी संतुलन नहीं है, ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ पर 2 हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो उत्पाद में एक ही है। तो ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी कि रासायनिक जो समीकरण इस टाइप का आपके बोर्ड एग्जाम में जो है समीकरण आता है और मतलब ऐसा हिंदी में लिखा होता है ये सब। जैसे ये क्या लिखा है, ये आयरन लिखा है, लोहा लिखा है, ठीक है, इसको आयरन लोहा भी बोल सकते हैं और इसको पानी बोल सकते हैं। लेकिन पानी अब वहाँ हिंदी में बोलेगा, आप उसे लिखेंगे किस में, प्रतीकों में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये कंपाउंड यौगिक के रूप में है, ठीक है, तो उस तरीके से आप लिखेंगे। तो देखिए अब हम देखेंगे, पहले संतुलित का मतलब समझते हैं। तो संतुलित का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 3। अब मैं आपसे ये मैथमेटिकल भाषा में थोड़ा सा समझा रहा हूँ। तो अगर मैं बोलूँ क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं इक्वल हैं। तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं इधर 4 से गुणा कर दूं और इधर मैं 3 से गुणा कर दूं, तो 3 चौके 12 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 चौके 12। क्या अब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर इक्वल है, तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल सर, इधर भी 12 है, इधर भी 12 है, यानी मामला एकदम सेट है, ठीक है।
उसी तरीके से हम इधर भी देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर आयरन जो है एक बार है, सिंगल लिखा हुआ है तो एक बार है, और एच जो है यहाँ पर दो बार है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एच जो है यहाँ पर दो दिखाया जा रहा है, H2 टू मतलब दो। ऑक्सीजन भी यहाँ पर सिंगल है, ये अभिकारक है। उत्पाद में चलते हैं तो उत्पाद में Fe3, अब यहाँ पर देखिए Fe3 है, लेकिन यहाँ F कितना है, दो, एक ही है, तो कमी है ना। कितने की कमी है भाई, तो 3 की कमी है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर हम 3 से गुणा करते हैं तो हमारा आयरन बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन देखेंगे तो यहाँ पर 4 है ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर तो 2 है, तो ऑक्सीजन को बराबर करना पड़ेगा। और जैसे ही आप ऑक्सीजन को बराबर करने जाते हैं तो 4 से गुणा करेंगे। अब समझिए यहाँ पर समझने वाली बात आ गई हम, तो 4 से गुणा आप हाइड्रोजन में भी करेंगे और ऑक्सीजन में भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन यहाँ पर पहले है 2, अब 4 से इसमें गुणा कर दिया गया तो हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी 8, और ऑक्सीजन था पहले 1 और गुणा कर दिया आपने 4 से तो हो गया 4। तो ऑक्सीजन तो लगभग बराबर हो चुका है, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, लेकिन हाइड्रोजन इधर बढ़ गया, कितना 8 हो गया। इधर हाइड्रोजन है कितना 2 है, तो इसमें हमें 4 से यदि हम गुणा करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन दो पहले से था, हमने 4 से गुणा करा दिया तो हो गया 8। अब दोनों साइड हो गया जो है दोनों संतुलित हो चुका है। आयरन भी 3 है, आयरन भी 3 है, ऑक्सीजन भी 4 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन 8 है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अब हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, यानी कितने भी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम आपको बताए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया। अब हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार कितने होते हैं। तो एकदम बेसिक, एकदम पूरे फुल डिटेल में मैं आपको बढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल पेशेंस रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहला भेद है हमारा संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखिए इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद करते हैं। अब अभिकारक तो क्लियर हो गया आपका ना, मैंने भी बताया अभिकारक और उत्पाद के बारे में। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर बोल रहा है इस अभिक्रिया में, यानी कि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके एक या फिर एकल उत्पाद करते हैं, तो उसे बोलते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए A+B से रिएक्शन जब करा गया तो केवल C बना। अब ये मैंने समझाने के लिए लिखा है यहाँ पर, इसका एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर समझिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एग्जाम्पल में, अच्छे से यहाँ पर समझ जाएंगे आप लोग। जैसे कोयले का दहन, यहाँ पर क्या हुआ है कि कार्बन लिखा है, C का मतलब कार्बन होता है प्लस और 2 का मतलब ऑक्सीजन, इन दोनों का जब रिएक्शन कराया गया तो यहाँ पर हमारा बोला 2 या 2 से अधिक अभिकारक, तो एक अभिकारक, ये 2 अभिकारक, एक या एक से अधिक अभिकारक है, दोनों मिलकर जो है एकल उत्पाद करते हैं। यहाँ पर एकल मतलब एक सी में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर 2 हमारा जो है 2 अभिकारक मिला तो उत्पाद कितना प्राप्त हुआ, 1, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसे आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एकदम नोट्स बना के इसको पढ़ लीजिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे वीडियो देखने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम रासायनिक अभिक्रिया के दूसरा प्रकार, यानी कि ये तो पहला प्रकार रहा, अब हम दूसरे प्रकार की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अभिकारक में देखिए यहाँ पर है हाइड्रोजन और यहाँ पर है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के योग से मिलता है क्या, H2O। ये क्या है, एकल मतलब एकल उत्पाद है, क्या है, एकल उत्पाद है, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो अगला हमारा जो अभिक्रिया है वो है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। क्या, कौन सा अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया बोलते किसे हैं, एक अभिकारक मतलब अभिकारक कितना होगा, एक होगा, टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का मतलब ही होता है अलगाव, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इतना तो आप लोग समझ गए हैं डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अभिकारक एक होगा लेकिन ये टूटकर 2 अलग उत्पाद में जो है चेंज हो जाएगा, समझ गए आप लोग। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर लिखा है H2O,
यानी पानी, वाटर लिखा है भाई, यहाँ पर क्या लिखा है, तो पानी यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं। ये पानी का जब दहन किया गया यहाँ पर, तो ये जो मतलब रिएक्शन किया गया, तो ये दो अलग उत्पाद में जो है चेंज हो गया। यहाँ पर ये हो गया हाइड्रोजन में, किस में हो गया, हाइड्रोजन गैस। यहाँ से आप लोग समझिएगा हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पर ये टूट गया किस में, ऑक्सीजन में। ठीक है, ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी, तो यहाँ पर होगी वियोजन अभिक्रिया, याद रखिएगा अच्छे से। तो अब हम लोग समझेंगे किसको, विस्थापन अभिक्रिया के। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, तो देखिए इस वियोजन अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो बोल रहा है यहाँ पर, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है, कम क्रियाशील वाले तत्वों को उनके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन रहा। इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा समझते हैं ताकि अच्छे से हम लोग समझ पाएँ। तो यहाँ पर क्या बोला, इस अभिक्रिया में यानी कि विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाला तत्व, यानी जो इसमें ज़्यादा पावर होगी, ठीक है, कम क्रियाशील वाले तत्व यानी कम पावर वाले तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित यानी कि हटा देता है, रिप्लेस कर देता है। ठीक है, समझिए। तो यहाँ पर है आयरन, जो कि एक सॉलिड है, सॉलिड एलिमेंट है, प्लस है क्या, कॉपर सल्फेट। ये लिखा है कॉपर सल्फेट, आप लोग थोड़ा सा समीकरण को पढ़ना सीख जाइए। ये कॉपर सल्फेट लिखा है भाई, कॉपर, ठीक है, कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट लिखा है। तो आयरन का जब रिएक्शन कराया गया कॉपर सल्फेट से, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आयरन है, आयरन जो है ये कॉपर को जो है यहाँ पर विस्थापित कर दे रहा है। आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट लिखा था, लेकिन अब यहाँ पर हो गया आयरन सल्फेट, यानी FeSO4 हो गया। ये क्या हो गया, तो आयरन सल्फेट हो गया, आयरन। ठीक है, तो क्या है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आयरन जो है कॉपर को यहाँ पर विस्थापित कर दिया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई अभिकारक में देखेंगे तो आयरन का जो है रिएक्शन कराया गया कॉपर सल्फेट से, तो उत्पाद में क्या मिला हमें, आयरन सल्फेट और प्लस में कॉपर मिला है। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी, तो यहाँ पर होगा विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया से आपके क्वेश्चन में जो है MCQ में भी पूछे जाते हैं, और इसका जो है डेफिनेशन भी आपसे पूछा जाता है। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।